नमस्कार दोस्तों। तो अभी कुछ घंटों पहले ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा पेजर अटैक इजराइल ने किया है और हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स थे उनको टारगेट करने के लिए पेजर अटैक किया गया है। लेकिन अब खबरें वहाँ से ये सामने आ रही हैं कि जो पेजर अटैक है ये बहुत बड़ा था। कम से कम 5000 पेजर की जो डिवाइसेस थी उनमें ये ब्लास्ट हुआ और एक साथ ये ब्लास्ट किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि इजराइल ने क्या सिर्फ जो ऑपरेटिव्स हैं हिजबुल्लाह के उनको टारगेट किया है या इसमें कुछ सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे सिविलियंस जो है वो सीवियरली इंजर्ड हुए हैं इस पेजर अटैक में। और आपने कई सारी वीडियोस देखी भी होंगी कि सब्जी मार्केट में वो अचानक से ब्लास्ट हो गया, किसी के पॉकेट में रखा हुआ, कोई ऑफिस जा रहा है और अचानक से गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और पूरी गाड़ी खून से सनी हुई। तो इस तरीके से जो अभी फुटेजेस आई हैं, जो वीडियोस आए हैं, उसमें ये चीज़ तो साफ हो गई है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो सिविलियंस हैं उनको भी चोट लगी है। फिर जो हिजबुल्लाह का अपना जो एमपी था अमीर अम्मार, उसके 10 साल के बेटे की भी इसमें बताया जा रहा है कि डेथ हो चुकी है। तो ये सारी खबरें आई इजराइल ने जो ये पेजर अटैक किया। अब देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल था कि भाई इस ज़माने में पेजर कौन यूज़ करता है। जाहिर सी बात है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह, हमास जैसे, ये लोग पेजर का इस्तेमाल करते होंगे मैसेजेस का आवागमन करने के लिए। अदरवाइज़ नॉर्मल आदमी तो फ़ोन यूज़ करेगा। लेकिन फिर बाद में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आया कि पेजर्स जो हैं वो लेबनान में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सीरिया में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इराक के कुछ हिस्सों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर टावर का बहुत इशू रहता है, वहाँ पर सिग्नल के बहुत इशू होते हैं और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में सिग्नल जो है वो कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से पेजर का इस्तेमाल वहां पर नॉर्मली किया जाता है और कई सारे सिविलियंस भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बिल्कुल श्योरिटी से कहा जा सकता है अब कि इसमें सिविलियंस की कैजुअलिटी भी हुई है और सिविलियंस जो है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में घायल भी हुए हैं। अब उसके बाद ही हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा अपना जो है बयान दिया था। हसन नसरल्लाह ने कहा था कि इजराइल को इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा और हम लगातार अब इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे, तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक इजराइल ख़त्म नहीं हो जाता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी धमकियां आपने ईरान से भी सुनी होंगी कि ईरान ने भी बड़ी बड़ी धमकी दी है यहाँ पर, और बताया गया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनको भी इसमें वो भी घायल हो गए। हालांकि इसके ऊपर अभी क्लैरिटी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो अब जो अटैक का हिजबुल्लाह ने बोला था वो कुछ ही घंटे बाद वो अटैक शुरू भी कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर स्पेस में अटैक किया है और टाइबेरियस की जो सिटी है वहाँ पर ये अटैक हुआ है। कई सारे ड्रोन्स और कई सारी मिसाइल्स की मदद से ये अटैक किए गए हैं। बताया गया है कि 3 अलग अलग कंट्रीज से ये अटैक लॉन्च किए गए। लेबनान से अटैक लॉन्च किए गए, सीरिया, इराक, इन सारी कंट्रीज से ये अटैक जो है वो लॉन्च किए गए। हालांकि इजरायली मिलिट्री का कहना है कि इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। जितने भी ड्रोन थे सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और इस बात को कंफर्म किया है टाइबेरियस के मेयर ने भी कि इंटरसेप्शंस जो है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और साइरन्स जो है वो सिटी के बजे और इंटरसेप्शंस हमें देखने को मिले। कोई बड़ी कैजुअलिटी या कोई बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। अब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अटैक के लिए बोला, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे आपको एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि हिजबुल्लाह को बड़ा डेंट पड़ा है इस अटैक से। बिकॉज सी व्हाट हिजबुल्लाह वाज डूइंग वाज कि वो बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए, जिसकी जानकारी इजराइल को लग जाती है और उसके बाद ये पेजर अटैक आपको देखने को मिलते हैं। बताया ये भी गया कि ताइवान की जो कंपनी है उन्होंने ये पेजर्स बनाए थे। तो यूएस और इजराइल और ताइवान का एक लिंक जोड़ा गया और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ताइवान का नाम आने लगा। हालांकि ताइवान की कंपनी ने इस चीज़ को साफ कर दिया है कि हमने इसको नहीं बनाया है, हमारी कंपनी से पेजर नहीं बने हैं, ये पेजर एक यूरोपियन कंपनी ने बनाया है और आप उस यूरोपियन कंपनी से बातचीत करिए। इसके ऊपर ताइवान ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो उन्होंने इस पेजर को नहीं बनाया था, ये मिथ है, ये एक फेक खबर है जो चलाई जा रही है। खैर, जो टाइम्स ऑफ इजराइल की ये कटिंग है, टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना ये है कि ड्रोन जो है वो लॉन्च किए गए थे और वो इराक से लॉन्च किए गए थे, इराक के ज़मीन से लॉन्च किए गए थे और सी ऑफ गैलिली को इसमें टारगेट किया गया। अगर आप मैप में देखोगे थोड़ा सा तो ये सारे रीजन्स आप समझ लो कि ये सीरिया के बगल में ये आपको गोलन हाइट्स वाला हिस्सा दिख रहा है जो भी इजराइल के कब्जे में है, और ये आपको सी ऑफ गैलिली दिख रही है। सी ऑफ गैलिली के बिल्कुल तट पर ये है टाइबेरियस की सिटी, और उसके बाद ये नॉर्दर्न जो इजराइल का एरिया है पूरा, और यहाँ पर आपको सदर्न इजराइल का, सदर्न लेबनान का एरिया दिख रहा है। तो ये सदर्न लेबनान से हमेशा अटैक्स होते रहते हैं इजराइल के ऊपर, और ये सदर्न लेबनान का जो हिस्सा है वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत है। बिकॉज कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया जो है वो ये सदर्न लेबनान का ही एरिया है जहाँ से वो अपने सारे अटैक्स लॉन्च करते हैं। तो सीरिया, इराक और लेबनान, तीनों कंट्रीज से ये अटैक, ये ड्रोन अटैक जो है
हैं वो इजराइल की टेरिटरी पर किए गए हैं। अब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्या। देखो, हमास की अब खबरें आ नहीं रही हैं। सिनवार जो है वो कोई अपनी स्टेटमेंट देता नहीं है। उसने अभी जब से वो बना है हेड पॉलिटिकल विंग का, उसने उतने टाइम में, उसने 2-3 महीनों में इस्माइल हानिया की डेथ के बाद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सो ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर राइट नाउ। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हसन नसरल्ला और हिजबुल्ला। तो व्हाट इजराइल इज टारगेटिंग, और इसीलिए आप देखो इजराइल जितना भी अभी टारगेट कर रहा है, बड़ा अटैक कर रहा है, वो हिजबुल्ला के ऊपर कर रहा है, बिकॉज उसने हमास की कमर तोड़ दी है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज हिजबुल्ला। तो ये ईरानी जितने भी छोटे छोटे मिलिशियाज हैं उनको ख़त्म करने के लिए आपको इनके ऊपर बहुत बड़ा, इनको देखो आप पूरी तरीके से, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनको ख़त्म तो कर नहीं सकते, तो आपको बड़ा डेंट देना होगा। अब तो हिजबुल्ला का आपको उदय समझना पड़ेगा, ओरिजिनेशन, और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम करते हैं उसको समझना पड़ेगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि इजराइल का अभी का टारगेट है क्या एग्जैक्टली। तो देखो, अगर आप इस पूरे ग्रुप का, हिजबुल्ला का अगर आप ओरिजिनेशन देखो तो वो एक्चुअल में लेबनान से शुरू होता है। लेबनान में बेसिकली 1943 में एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट किया गया था। वहाँ पर 3 कम्युनिटी हैं, सुन्नी हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं। तो 1943 में पॉलिटिकल अग्रीमेंट किया गया, और उस पॉलिटिकल अग्रीमेंट के तहत जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक सुन्नी मुस्लिम पर्सन होगा, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा वो एक शिया मुस्लिम पर्सन होगा, वो एक क्रिश्चियन होगा जो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा, और जो वहाँ पर पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो एक शिया मुस्लिम पर्सन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर हो गए सुन्नी मुस्लिम, प्रेसिडेंट हो गए क्रिश्चियन, और स्पीकर हो गए एक शिया मुस्लिम। इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ इसी तरीके का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में आपको इराक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 67 की वॉर हुई, और 67 के वॉर में इजराइल ने 6 दिन में जो है इजिप्ट और सीरिया की हालत ख़राब कर दी। उसके बाद से आप देखो कि बड़ी मात्रा में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ऐसा लगने लगा कि अब इजराइल जो है वो हमारी हालत ख़राब कर रहा है। तो 67 के बाद 70s का जो टाइम था उसमें बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हुआ लेबनान में, क्योंकि इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लग रहा है। तो लगातार जो है, जो और पैलेस्टीनियंस की जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सुन्नी मुस्लिम जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके लेबनान में घुसने लगे और वहाँ पर एज अ रेफ्यूजी रहने लगे। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सुन्नी मुस्लिम्स थी उनकी पॉपुलेशन इन्फ्लेट कर गई, वो बड़ी पॉपुलेशन हो गई सुन्नी मुस्लिम्स की। उसके बाद शिया मुस्लिम्स वहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहे थे पॉपुलेशन में, और शिया मुस्लिम्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई हमको मार्जिनलाइज किया जाता है क्रिश्चियंस द्वारा भी। एक तरफ क्रिश्चियंस की ठीक ठाक पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके बढ़ते जा रहे हैं, और हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स को हमें मार्जिनलाइज किया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल राइट्स को, हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। उसी के बाद ये मेन इनका जो था दिक्कत थी, और उसी के बाद छोटे छोटे कई सारे मिलिशियाज जो हैं वो लेबनान के अंदर में खड़े होने शुरू हुए, और ये मिलिशियाज अपनी सरकार और अपने सुन्नी प्राइम मिनिस्टर से मेन इनकी प्रॉब्लम थी, जो इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी है। अब होता क्या है कि 1978 में जब ये मिलिशियाज खड़े होते हैं तो ये इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, बिकॉज वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, इजराइल की टेरिटरी पर अटैक करते हैं। तो सदर्न जो लेबनान का एरिया था वहाँ पर एक गलती हो जाती है इजराइल से, और 1978 में इजराइल जो है वो सदर्न लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही 1978 में सदर्न लेबनान के ऊपर वो अटैक करता है इजराइल, उसके बाद आपको पता है कि 1979 में उसी दौरान एक ईरान के अंदर में इरानियन रिवॉल्यूशन होता है, और शिया सरकार वहाँ पर बन जाती है रुहुल्लाह खोमेनी के अंडर में। अब रुहुल्लाह खोमेनी बीइंग द फेस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, बीइंग द फेस ऑफ द शिया मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम, वो इन छोटी छोटी मिलिशियाज को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, और वहीं से हिजबुल्लाह का उदय होता है। और तब हिजबुल्लाह को फॉर्म किया जाता है लेबनान में। जो छोटी छोटी कई सारी शिया मिलिशियाज थीं उनको मिला करके एक हिजबुल्लाह बनाया गया, और उस हिजबुल्लाह का अगर आप मतलब देखोगे तो उनका मतलब है द पार्टी ऑफ गॉड, और वो बोलते भी हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर आवर लैंड। तो IRGC और ईरान की मदद से ये हिजबुल्लाह को बनाया गया उस टाइम पर 1979 के बाद। और जो इन्होंने सबसे अपना बड़ा और मेजर अटैक किया वो 1983 में किया था, जब इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए कई सारे US और इजरायली सोल्जर्स को इन्होंने मार दिया था। वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट अटैक था, जिसके बाद दुनिया को पता चला कि हिजबुल्लाह जैसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आप इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे, पूरा एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह ये काम करते हैं। और आपने क्योंकि अभी सुना न्यूज़ में कि जो MP था
हिजबुल्लाह का उसका 10 साल का बच्चा मारा गया, तो हिजबुल्लाह क्या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल विंग भी है क्या उनका, जैसे हमास का हम देखते हैं? तो बिल्कुल है। अगर आप इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो तो ठीक जैसे हमास का है वैसे ही यहाँ पर भी एक शुरा काउंसिल है, और उस शुरा काउंसिल का जो हेड है, जो लीडर है, वो हसन नसरल्ला है, जिसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। और ये हसन नसरल्ला ही टुक ओवर दी हिजबुल्लाह इन 1992। इनके बाद जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आता है उसका नाम है नाइम कासिम, और उसके बाद इनके अलग अलग विंग्स हैं जिनके हेड्स हैं जो कि शुरा काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। जैसे इनका एक जुडिशियल काउंसिल है, इनका एक पॉलिटिकल काउंसिल है। ये पॉलिटिकल काउंसिल डील्स विद दी पार्टीज़ कि कौन कौन सी पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, किसको किसको चुनाव लड़वाना है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, बाकायदे एक प्रॉपर उसकी काउंसिल है। और इस काउंसिल के अंदर जो छोटी छोटी और काउंसिल्स हैं उनके मेंबर्स हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल काउंसिल है। उसके बाद इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। उसके बाद इनका पार्लियामेंट्री काउंसिल है। पार्लियामेंट्री काउंसिल की कौन सा बिल आ रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, ये सारी चीज़ें ये ओवरलुक करते हैं। और अभी जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है वो है इनका जिहाद काउंसिल। ये जिहाद काउंसिल ही सारा अटैक जितना इजराइल के ऊपर होता है, ये जिहाद काउंसिल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस जिहाद काउंसिल को डायरेक्टली हेड कौन करता है? हसन नसरल्ला ही इसको हेड करता है, इस जिहाद काउंसिल को। और कई सारे बड़े बड़े मेंबर्स जो हैं, जिनके नाम आपने सुन रखे होंगे, जो वांटेड टेररिस्ट हैं यूएस में और इजराइल ने, वो सारे इस जिहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली इजराइल ने बताया कि हमने फवाद शुक्र को मार दिया है, जो कि हसन नसरल्ला का बहुत क्लोज एड था। तो वो जिहाद काउंसिल का ही मेंबर था ये फवाद शुक्र, जिसको इन्होंने इसमें एलिमिनेट कर दिया। तो अब इनके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो सदर्न लेबनान बना हुआ है। और जो सदर्न लेबनान का पूरा ऑपरेशंस है वो एक बंदा देखता है जिसका नाम है अली कराकी, जो कि सीधा हसन नसरल्ला को रिपोर्ट करता है। फवाद शुक्र के बाद सेकंड मैन इन कमांड जो है सदर्न लेबनान का, वो ये अली कराकी है। और अली कराकी की कोई इमेज ना तो यूएस के पास है ना इजराइल के पास है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ भी इमेज लगी नहीं हुई है। ये पर्सन जो है इसको कोई नहीं पहचानता है कि एक्चुअल में बंदा है कौन। दे हैव हर्ड हिज नेम फ्रॉम देयर रिपोर्टर्स, फ्रॉम द जो इनके ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं लेबनान के अंदर में, उससे इन्होंने इसका नाम तो सुना है कि अली कराकी जैसा कोई बंदा है जो सारे अटैक्स इजराइल में अभी हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि सदर्न लेबनान से किए जा रहे हैं, वो ये अली कराकी करवा रहा है। बट इसकी फ़ोटो आज तक किसी के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। और इसी को टारगेट करने के लिए इजराइल जब भी अटैक करता है वो सदर्न लेबनान में करता है, बिकॉज इसका हाइड आउट भी किसी को आइडिया नहीं है कि वो कहाँ छिपा हुआ है। तो ये पूरा हिजबुल्लाह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। आप देख लो कि एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह ये लोग काम करते हैं और फिर बड़े बड़े अटैक्स जो है वो इजराइल के ऊपर ये लोग करते हैं। लेट्स सी अब इसमें आगे क्या होता है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है रिटेलिएशन की, ये रिटेलिएशन किस लेवल तक जाता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये पूरा मैटर कितना एस्केलेट होता है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हिजबुल्लाह का ओरिजिनेशन और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। हमने आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप यानी कि यूसीएससी। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पर 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, प्लस इसमें आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे फोटोज़ में देख रहे होगे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीते भी हैं। तो इस स्कॉलरशिप को आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये 22 सितंबर को 11 बजे सुबह और 5 बजे शाम को ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, लाइव इसको दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो के इस स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर जा करके आप ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर करिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।